नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा, किस किस की क्लास लगेगी। आज पहले बात होगी नेहरू का कश्मीर से भी बड़ा ब्लंडर, जिसने भारत को 40 साल पीछे कर दिया। लोग कहते हैं नेहरू जी ने कश्मीर को लेकर गलत निर्णय लिए, कहते हैं चीन को लेकर गलत निर्णय लिए, लेकिन आज मैं आपको नेहरू जी के उन निर्णयों के बारे में बताऊंगा जो चीन और कश्मीर से भी बड़े ब्लंडर थे और जिसने देश को 40 साल पीछे धकेला। जब नेहरू और कांग्रेस ने रोका, तब पाकिस्तान ने अंबेडकर की मदद की। बाबा साहब अंबेडकर की मदद पाकिस्तान कर रहा था। आज इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा 800 करोड़ लोगों के खाने के लिए किस किस से भिड़ने चले गए हैं नरेंद्र मोदी, आज उसका चैप्टर। दुनिया की सबसे समस्या पर आमने सामने सबसे ताकतवर देश क्यों खड़े हैं। फिर आपसे जो वादा किया था शुक्रवार को कि हिंदू गौरव छत्रपति शिवाजी की वो तलवार जिससे औरंगजेब कांपता था, उसके बारे में बताऊंगा। उसका चैप्टर अधूरा रह गया था उस दिन, उसे पूरा करूंगा। भवानी, जगदंबा और तुलजा मुगलों को डराने वाली तलवारों का चैप्टर खोलूंगा। और फिर आखिर में नया नियम आ गया है, आपका कुत्ता क्या क्या करेगा तो आप पर फाइन लगेगा, इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे खतरनाक कुत्ता जब काटने लग जाए तो बचने का क्या तरीका है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे उससे बचना है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करेंगे और फिर पहला चैप्टर खोलेंगे। दिल्ली में एक खौफनाक मर्डर केस का खुलासा हुआ। एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का मर्डर करके उसकी लाश के 35 टुकड़े किए, फिर उसे अलग अलग जगह फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कह रही है कि आफ्ताब और उसकी लिव इन पार्टनर श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आए थे। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब शादी की बात को टाल देता था। इसी शादी के मुद्दे पर एक दिन गुस्से में आकर आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या कर दी। हत्या के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और हर दिन एक एक टुकड़ा महरौली के जंगलों में जाकर फेंकता था। बाकायदा एक फ्रिज खरीद के लाया जिसमें उसकी लाश रखी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया है कि श्रद्धा और आफ्ताब पहली बार एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। दिल्ली आने के बाद दोनों के बीच लड़ाई बढ़ गई। पुलिस उसे लेकर महरौली के इलाके में भी गई ताकि श्रद्धा की लाश के जो टुकड़े फेंके थे उसने उसे बरामद किया जा सके। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफ्ताब लगातार बयान बदल रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जबरन धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। यह राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर रुख साफ करने के लिए कहा और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामला जनवरी के पहले हफ्ते में सुना जाएगा। एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि यह कानून मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 1947 को सभी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी और उसे बदला नहीं जा सकता। यूपी की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ उनके पति और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उस वक्त मौजूद थे। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई है। यहां 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इंडोनेशिया में आयोजित G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और चीन बातचीत के जरिए ही मतभेद खत्म कर सकते हैं। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच हुए टकराव के बाद यह पहली मुलाकात है। अब जो बाइडेन से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है।
ईरान में महीनों जारी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान की सरकार हर कोशिश कर रही है। अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी तक दी जा रही है। तेहरान की एक अदालत ने एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा सुनाई है। उसे सरकारी इमारत में आग लगाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 प्रदर्शनकारियों को 10 साल की सजा दी गई है। दिन भर की खबरों के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास और इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने कश्मीर से भी बड़ा ब्लंडर किया और उस ब्लंडर ने भारत को 40 साल पीछे धकेल दिया। आज दरअसल जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, उनका बर्थडे है और इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू की बात जब भी आती है तो उनकी कश्मीर की जो नीतियां रहीं, जो फैसले रहे, उसको लेकर जो गलतियां की उन्होंने, उसकी चर्चा होती है। कभी चीन को लेकर उनकी नीतियों में जो गलतियां रहीं उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन आज मैं ना कश्मीर की बात कर रहा हूं, ना चीन की बात कर रहा हूं। आज मैं वो चैप्टर खोलूंगा जिसमें कश्मीर और चीन से भी बड़ा ब्लंडर जो तात्कालिक प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किए, आज उसका चैप्टर खोल रहा हूं जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। और ये वो ब्लंडर है जो नेहरू जी ने किया और हम अपनी जबान से नहीं बताएंगे, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने क्या ब्लंडर किया जिसने देश को पीछे धकेल दिया 40 साल। वरना आज वही सोने की चिड़िया होता है भारत जो एक जमाने में होता था अंग्रेजों के आने के पहले। दरअसल ये चैप्टर नेहरू की आर्थिक नीतियों का चैप्टर, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे नेहरू ने भारत के आर्थिक विकास का जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में देश की स्पीड रुक गई और यह स्पीड ऐसी रुकी कि इसने देश को दूसरे देशों के मुकाबले 40 साल पीछे कर दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं और 75 देश किसी भी देश के लिए 75 साल किसी भी देश के लिए कम समय नहीं होता। 75 साल में दुनिया के कई देश समृद्ध हो गए, कई सुपर पावर बन गए, लेकिन भारत ने तब रफ्तार पकड़ी जब आजादी के बाद कई दशक बीत गए थे, वरना भारत कहीं और होता। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार बताया जाता है तो वो आर्थिक नीतियां बताई जाती हैं जो आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए अपनाई, क्योंकि उन्हीं आर्थिक नीतियों का प्रभाव आजादी के 3-4 दशक तक देखने को मिला। आज हम अमीर देशों से भी आगे होते अगर आजादी के बाद हमारी नीति सही रास्ता पकड़ लेती, लेकिन नेहरू जी ने अपने हिसाब से रास्ता तय किया, देश उस पर चला और स्पीड हमारी नीचे हो गई। एकदम ऐसे खड्डे वाले रास्ते थे कि फर्स्ट से गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गरीबी कम होनी चाहिए थी, कम हुई ही नहीं। नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने भारत में बड़े बड़े उद्योग खड़े किए, बांध बनवाए, शिक्षा चिकित्सा के संस्थान स्थापित किए। लेकिन इस दौरान नेहरू ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। मशहूर अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पिछले साल नेहरू की गलतियों के बारे में एक लेख लिखा था कि आजादी के बाद के दशकों में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राथमिकता दी गई। और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती थी नेहरू की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि भारी उद्योग ही आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। 1953 में नेहरू ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम भारी उद्योगों को विकसित नहीं करेंगे तो रेलवे, प्लेन, गन जैसी सभी मॉडर्न चीजें खत्म हो जाएंगी, या फिर हमें इन्हें विदेश से आयात करना पड़ेगा, और अगर आयात करना पड़ेगा तो हम दूसरे देशों के रहमो करम पर हो जाएंगे और दूसरे देशों के गुलाम हो जाएंगे। सुनने में लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हैं, अभी बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा 1956 में नेहरू जी ने एक भाषण दिया था, कहा कि औद्योगिकीकरण को लेकर लोगों की पहले सोच ये थी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे रोजगार भी मिले। लेकिन अब आइडिया यह है कि हमें भारी उद्योग, बुनियादी उद्योग से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का उत्पादन शुरू करना चाहिए। हमें मशीनों को बनाने वाली मशीन के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अरविंद पनगड़िया ने बताया कि नेहरू की इस रणनीति के दुष्परिणाम देखने को मिले, क्योंकि अरविंद पनगड़िया के मुताबिक जितनी भी पूंजी थी देश के पास, वो सब भारी उद्योगों के लिए लग गई।
यह पूंजी भी भारी उद्योगों में भी हर प्रोडक्ट लाइन के लिए उत्पादन का बड़ा स्तर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उधर लाइट मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू और छोटे उद्योगों तक सीमित कर दिया गया और वो भी कम उत्पादन कर रहे थे। अगर आज की आप नरेंद्र मोदी की नीति से कंपेयर करें तो एकदम उल्टा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाओ, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दो ज्यादा से ज्यादा। ये जो आज का फोकस है उससे अलग नेहरू जी कर रहे थे कि भारी उद्योगों को बढ़ाओ, छोटे उद्योग नेग्लेक्ट हो रहे थे। उस वक्त देश में ज्यादा महंगाई और करेंसी के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से देश के ज्यादातर उत्पाद विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे और देशी उत्पादों को बचाने के लिए सख्त इंपोर्ट लाइसेंसिंग का सहारा लिया गया। अब इसने कैसे देश को पीछे खींचा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार पनगड़िया साहब ने इसी लेख में और आगे क्या लिखा वो सुनिए, फिर इतिहास के चैप्टर खोलो। भारी उद्योगों में भारत के अनस्किल्ड क्लास के लिए रोजगार ही नहीं था। भाई वो भारी उद्योग है, ऐसा उद्योग है जिसके लिए भारतीय लेबर क्लास तैयार नहीं था, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। लोगों की आय होने से मध्यम और छोटे उद्योगों के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी सीमित हो गई और यही वजह है कि कामगार आबादी का कृषि से उद्योगों में जिस तरह से शिफ्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 1951 में कृषि पर जो आबादी निर्भर थी भारत के अंदर वो 70% के आसपास थी, 69.7%। 1961 10 साल बाद हम वही हैं 69.5% पर, क्योंकि जो उद्योग लग रहे थे जो देश की को गति दे सकते थे वो ऐसे थे ही नहीं कि जो गांव का कृषक है वो इधर शिफ्ट हो, तो हम वही हैं 1961। फिर आई 1971 69.7% आबादी अभी भी कृषि में है। आप देख रहे 3 दशक बीत गए लेकिन भारत की कृषि वाली आबादी वही कृषि कर रही, वो उद्योगों से जुड़ी नहीं पाई। नेहरू जी ऐसी नीति लेकर आए और इसीलिए गरीबी में भी कोई कमी नहीं आई, गरीब का गरीब बना रहा। फिर इंदिरा जी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन जो गरीब वहां तक बना रहा उसके लिए नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। कई लोग मानते हैं कि अगर नेहरू ने सिर्फ भारी उद्योग को प्राथमिकता न दी होती और दूसरे उद्योगों पर भी ध्यान दिया होता जिससे भारत के तबके अनट्रेन्ड लोगों को रोजगार मिलता तो देश के हालात अलग होते। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, नेहरू के कई प्रशंसक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नेहरू ने कई मामलों में गलतियां की। एक लेखक है रामचंद्र गुहा, उन्होंने नेहरू को क्रिटिसाइज कर दिया, जबकि बहुत बड़े प्रशंसक हैं नेहरू के। उन्होंने पिछले साल एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनका मानना है कि नेहरू की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को नजरअंदाज किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए पहली प्राथमिकता अशिक्षा को खत्म करना था। नेहरू की दूसरी बड़ी नाकामी यह थी कि जब तक सरदार पटेल उनके साथ थे तब तक तो वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब सरदार पटेल 1950 में नहीं रहे, सी राजगोपालाचारी नेहरू के कैबिनेट से निकलकर मद्रास के मुख्यमंत्री बनने चले गए। उसके बाद से नेहरू के समकक्ष उनके कैबिनेट में कोई बचा ही नहीं और इसके बाद से नेहरू सबसे दूर हो गए, काफी हद तक अहंकारी भी हो गए। तो नेहरू के प्रशंसक भी आलोचना कर रहे हैं कि एक तो नेहरू अहंकारी हो गए जब से पटेल उनके साथ नहीं रहे, और दूसरा कि शिक्षा को लेकर भी काम नहीं किया जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, बेसिक शिक्षा। नेहरू की आर्थिक नीतियों की वजह से सी राजगोपालाचारी ने उनसे नाता तोड़ लिया। सी राजगोपालाचारी नेहरू के बहुत करीबी थे और वो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1957 में सी राजगोपालाचारी ने आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर नेहरू से संबंध तोड़ लिया। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि नेहरू को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी नीति ठीक नहीं थी, आर्थिक नीति। 1959 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी बनाई। स्वतंत्र पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में यह बताया गया कि स्वतंत्र पार्टी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नियंत्रण के खिलाफ है। वही चीज जो 91 में जाकर हुई, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया। ये उस वक्त सी राजगोपालाचारी कह रहे थे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाओ भाई, नियंत्रण छोड़ो सरकार का। नेहरू मानने को तैयार नहीं थे, देश पीछे जा रहा था। प्राइवेट कंपनी बनाने या उद्योग लगाने को लेकर जिस तरह से नेहरू के बनाए सिस्टम में परमिशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसी से राजगोपालाचारी ने ही इसे लाइसेंस परमिट राज शब्द दिया था और नेहरू और उनकी नौकरशाही की तीखी आलोचना की थी।
नेहरू की नीतियों से बने सिस्टम की वजह से उस वक्त होता क्या था, यह भी सुनिए। होता यह था कि किसी उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 80 एजेंसियों और अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता था। आज जो आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधर रही है, उससे क्या हो रहा है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ज्यादा परमिशन नहीं लेना है, सब खटाखट हो रहा है। उद्योगपतियों को लगता है चलो अच्छा है, जल्दी काम हो। उस वक्त 80 एजेंसी और मंत्रालयों से अप्रूवल लगता था। सरकार ही तय करती थी कि क्या उत्पादन भी करना है, यह सरकार बता रही है। सरकार ही तय करती थी कि कैसे उत्पादन करना, और सरकार ही तय करती थी कि कितना उत्पादन करना है और कितने दाम पर बेचना। इसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि मुनाफे से आगे के लिए पूंजी बनती है। मुनाफा होगा तभी तो आगे आप लगाओगे पैसा, आगे लगाओगे तो चेन बनती है, देश में विकास होता है। इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि उद्योग लगाने में बड़ा निवेश लगता है। वो घर से थोड़ी लगाएगा उद्योगपति, तो उस कल्चर को, उद्योग लगे, देश में विकास हो, उसको ही खींच दिया गया। नेहरू के इस मॉडल को भारत ने कब खत्म किया? 91 में जाकर खत्म करना शुरू किया। सोचिए, 47 में आजाद हुए, 1991 लग गया जब मनमोहन सिंह ने, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जाकर बाजार खोला, भारत का उद्योग जगत को बढ़ावा दिया। जब उदारीकरण की नीति लाई गई 91 में, और 1956 में नेहरू के बनाए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को एक तरह से डस्टबिन में फेंक दिया गया और लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। लेकिन तब तक भारत बहुत पीछे, स्लो हो चुका था। नेहरू की सोच अलग थी और उनके आर्थिक मॉडल में समाजवाद हावी था। इसकी वजह से आजादी के बाद से हर जगह पर और हर बिजनेस को सरकार के नियंत्रण और दखल में लाया गया। उद्योगपतियों को कहा गया कि मुनाफा अच्छी बात नहीं है। यहां आपको टाटा समूह के मशहूर उद्योगपति जेआरडी टाटा का एक उदाहरण देता हूं। जेआरडी टाटा इस बात पर जोर देते थे कि भारत की कंपनियों को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिससे आगे के निवेश के लिए पूंजी बने। लेकिन जब नेहरू से एक बार जेआरडी टाटा ने यह बात कही, तो नेहरू ने कहा कि मुझसे कभी प्रॉफिट पर बात मत करना। यह एक डर्टी वर्ड है, गंदा शब्द है। नेहरू ये भूल रहे थे कि समाजवाद सुनने में बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन वो समाजवाद तभी आगे बढ़ सकता है जब देश आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। जेआरडी टाटा ने खुलकर नेहरू की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी, यहां तक कि उन्होंने भारत के सही आर्थिक मॉडल के लिए राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी को समर्थन भी कर दिया था। जेआरडी टाटा ने एक बार खुद बताया था कि जब वो नेहरू से मिलने जाते थे और जैसे ही नेहरू से अर्थव्यवस्था पर बात करते थे, तो इन बातों को अनसुना करने के लिए नेहरू खिड़की से बाहर देखने लगते थे। एक बार जेआरडी टाटा का वो पुराना बयान सुनिए। Tell you what his reaction was. I thought I'd mentioned somewhere. I'd go and see him. Sometimes he'd invite me even to have a meal to see the giant panda that he had, you know. And then I would try to bring the conversation to economics, nationalization, bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick. Was that when I started, if we sat fairly near each other, and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window, and I got the message. इतने बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नेहरू को, तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू को कुछ सलाह देने गए, कुछ चर्चा करने गए। नेहरू सुनने को तैयार नहीं, खिड़की के बाहर देख रहे हैं। इसीलिए अभी आपको बताया ना कि नेहरू के प्रशंसक भी उनकी इस बात को लेकर आलोचना करते हैं। कईयों को लगता था कि वो अहंकारी हो गए थे, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। अरे सुन तो लेते कि क्या कह रहे हैं भाई। ये आदमी भी कोई छोटा आदमी नहीं है, कुछ हो सकता है इसके पास विजन हो। खिड़की के बाहर देख रहे हैं। 1953 में नेहरू ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो कंपनी जेआरडी टाटा ने अपनी मेहनत से शुरू की थी। नेहरू को एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने से जेआरडी टाटा ने मना किया, क्योंकि जेआरडी का मानना था कि सरकार इसे चला नहीं पाएगी। लेकिन नेहरू ने जेआरडी टाटा की बात नहीं मानी, और नेहरू इस बात से भी नाराज थे कि जेआरडी टाटा नेहरू की सोच को मान नहीं रहे। आपको पता होगा कि अब जाकर अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया, और 68 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास एयर इंडिया आई। और मैंने आपको पाठशाला ही में बताया था कि कैसे जब ये सरकार के पास गई
और लॉस में जानी शुरू हुई किस साल से क्या हुआ। अर्थव्यवस्था और उद्योग में सरकारी कंट्रोल की इन्हीं नीतियों की वजह से आजादी के बाद पहले 3 दशक तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रुकी रही, जबकि एशिया के दूसरे देशों में कहीं ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। अगर आप उदाहरण देखें, जो मैं कह रहा था कि भारत 40 साल पीछे हो गया, इससे आप दुनिया से कंपेयर कीजिए कि हम कहां थे, और दुनिया क्या पड़ोस पाकिस्तान से भी कंपेयर करके बताओ। 1947 से लेकर 1977 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ, औसत जीडीपी जो भारत की ग्रोथ थी अर्थव्यवस्था की, वो 3.5% पे थी, 3.5%। जबकि इस दौरान एशिया के दूसरे देश चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ औसतन कितनी थी? एशियाई देश, उनकी औसत जीडीपी थी 8%। बाहर का नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का नहीं कह रहा हूं, पड़ोसी देश। 8% पे जब पड़ोसी देश चल रहे थे, हम आधे से भी कम 3.5% पे थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो देश को पीछे खींच रही। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, अब देखिए पाकिस्तान का, देखिए, और इसी टाइम फ्रेम का बता रहा हूं पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान भाई हमारे साथ ही बना ना, अलग हुआ 1947 में, हम आजाद हुए, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की औसत ग्रोथ उस दौरान 7% की थी बॉस। पाकिस्तान 7% पे था और हम 3.5% पर रेंग रहे थे, क्योंकि तात्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी को लगता था कि जो वो आर्थिक नीति चला रहे हैं वही सही है। कोई कुछ बोले तो खिड़की के बाहर देखो। हमारी किताबों में बॉम्बे प्लान के बारे में भी ज्यादा नहीं बताया जाता। टाटा, बिड़ला जैसे भारत के टॉप 8 उद्योगपतियों ने 1944 में आजाद भारत की भावी आर्थिक नीतियों को लेकर एक प्लान बनाया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान में मिश्रित अर्थव्यवस्था की हिमायत की गई, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी अहम रोल रहता। बॉम्बे प्लान में जिस आर्थिक मॉडल की बात की गई थी, वैसा ही आर्थिक मॉडल जापान, जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने यहां लागू भी किया था। बॉम्बे प्लान में 15 साल के आर्थिक विकास की प्लानिंग की गई। उद्देश्य यह था कि 15 साल में भारत की जीडीपी 3 गुनी कर दी जाए, कृषि सेक्टर में उत्पादन 2 गुना हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 5 गुना ग्रोथ हो जाए। यह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया 1944 का बॉम्बे प्लान। लेकिन आजादी के बाद के सालों में भारत के उद्योगपतियों का नेहरू को लेकर भ्रम टूट गया, क्योंकि नेहरू ने जो मॉडल अपना लिया था वो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सरकार, सरकारी कंपनियों और नौकरशाहों के भरोसे छोड़ रहा था। आजादी के बाद सबकी सोच यही थी कि भारत को जल्द से जल्द औद्योगिक देश बनाना है, लेकिन नेहरू ने जो रास्ता पकड़ा उसको लेकर शंका और उसकी आलोचना उस वक्त हो रही थी। आजादी मिलने के 1 साल बाद नेहरू ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्रस्ताव पास किया। सरदार पटेल इसको लेकर आशंकित थे। इसके बाद 1951 में जब सरकार ने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया, तो सी राजगोपालाचारी ने विरोध कहा कि इससे लाइसेंस परमिट राज आ जाएगा। भाई, आदमी लाइसेंस ही लेता रह जाएगा, परमिट लेता रह जाएगा, पागल हो जाएगा उद्योग खोलने में। लाइसेंस और परमिट राज को बढ़ावा 1955 के महालानोबिस प्लान से भी मिला। पीसी महालानोबिस प्लानिंग कमीशन में थे और 1951 में जब पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो उनका अहम रोल था। इसके बाद नेहरू ने महालानोबिस को दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपना मॉडल लागू किया। महालानोबिस के मॉडल में अर्थव्यवस्था में सरकार और सरकारी कंपनियों को एकाधिकार दिया, लेकिन तब सरकारी कंपनियों में इतनी मजबूती नहीं होती थी कि वो अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाते। इसके अलावा सरकारी कंपनियों को ही एकाधिकार देने से प्राइवेट सेक्टर को उभरने का मौका ही नहीं मिला। इसी वजह से जीडीपी कई दशकों तक 3%, 3.5% के आसपास झूलती रही। इस प्लान पर देश के 20 अर्थशास्त्रियों से राय ली गई थी, जिसमें से एक अर्थशास्त्री B.R. शेनॉय ने तब इसका विरोध किया था, लेकिन शेनॉय की बात सुनी ही नहीं। जिस सोवियत संघ के आर्थिक मॉडल पर नेहरू चल रहे थे, वो सोवियत संघ खुद 1990 के दौर तक आते आते बिखर गया था, और जिस चीन ने समय रहते 1970 के दौर में आर्थिक सुधार लागू किया और आज वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
सोचिए, जो आर्थिक सुधार 1991 में भारत ने लागू किया, अगर 1950 के दौर में लागू कर दिया जाता, जैसे चीन ने कोर्स करेक्शन किया, भारत ने कर लिया होता, तो आज भारत कितनी तरक्की कर चुका होता। लेकिन नेहरू ने उस वक्त किसी की बात सुनी नहीं, मानी नहीं, और यह मान लिया कि जो वो कर रहे हैं वही सही। और एक बड़ी दिक्कत यह थी कि नेहरू अपने आलोचकों को पसंद ही नहीं करते थे। उनकी नीतियों और फैसलों का जिसने भी विरोध किया उसे साइडलाइन कर दिया गया। फिर चाहे लौह पुरुष सरदार पटेल हो, उसके बारे में मैंने आपको बताया, या देश को संविधान की शक्ति देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जिस संविधान की वजह से देश के लोगों को उनके अधिकार मिले, आज सुनते ना संविधान संविधान लोग करते हैं, समाज में सम्मान मिला, देश को पहचान मिली, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस संविधान सभा में शामिल ही नहीं करना चाहती थी। नेहरू और कांग्रेस के नेता चाहते ही नहीं थे कि अंबेडकर को संविधान सभा तक में शामिल किया जाए। इसके बारे में भी सुनिए। आज 1946 में तैयारी की गई, 1946 में तैयार की गई संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर का नाम ही नहीं डाला इन लोगों ने। कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संविधान सभा में चुनने के लिए चुनाव हुए, जिसमें अंबेडकर ने बॉम्बे स्टेट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर थे, जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अंबेडकर को संविधान सभा में रोकने की योजना बनाई। जो लोग अंबेडकर का समर्थन करना चाहते थे, उन्हें अंबेडकर के खिलाफ रहने के लिए कहा गया, और यही हुआ। अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का भी साथ नहीं मिला। यह थी उस जमाने में कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस दरअसल अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि से पहले ही परेशान थी। वो दलितों को आरक्षण की वकालत कर रहे थे बाबा साहेब, और यह बात नेहरू और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को पसंद नहीं थी। इसलिए कांग्रेस अंबेडकर को संविधान सभा से दूर रखना चाहती थी, यह कहा जाता है। जब अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए, तो बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। जोगेंद्रनाथ ने मुस्लिम लीग को समझाया कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति को संविधान सभा में होना चाहिए। मुस्लिम लीग मान गई, लेकिन जिन जिलों के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, वो 1947 में आजादी के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं। इससे भारतीय संविधान सभा ने अंबेडकर की सदस्यता रद्द कर दी कि ये तो पाकिस्तान वाले इलाके से चुनकर आए। अंबेडकर साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। आज कांग्रेस पार्टी कितने लोग बाबा साहब अंबेडकर करते हैं। ये लोग अंबेडकर साहब को देखना नहीं चाहते थे संविधान सभा में। ये है सच्चाई। इसके बाद अंबेडकर को लगा कि कांग्रेस से अनुरोध से काम नहीं चलेगा, विरोध से काम चलेगा, तो उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर संविधान सभा में नहीं लिया, देश भर में विरोध कर दूंगा और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाऊंगा। इसके बाद महात्मा गांधी और संविधान सभा के कई सदस्यों ने कांग्रेस आला कमान को समझाया कि अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना चाहिए। और ये बातें जो कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने कहा, कुछ लोगों ने समझाया, तब जाकर बाबा साहब की एंट्री हुई संविधान सभा में। ये कांग्रेस की वेबसाइट पर चली जाइए, वहां भी आर्टिकल है, उसमें लिखी हुई। ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी के दखल के बाद कांग्रेस ने पुणे के एक सदस्य एमआर जयकर से इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। मतलब गांधी जी की वजह से वो पहुंचे। और इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के सबसे मजबूत और गौरवशाली संविधान का निर्माण किया। तो सोचिए उस वक्त क्या क्या हुआ, और अगर महात्मा गांधी ना होते तो शायद अंबेडकर साहब संविधान सभा में भी नहीं होते और संविधान पता नहीं क्या बनता। अंबेडकर के खिलाफ यह साजिश सिर्फ संविधान सभा तक सीमित नहीं थी। देश के पहले आम चुनाव में अंबेडकर को हराने के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार की गई, और इसमें भी आरोप नेहरू पर लगते हैं कि देश की आजादी के बाद अंबेडकर 1947 में देश के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन नेहरू की नीतियों और फैसलों से बढ़ रहे टकराव की वजह से उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर वो 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े हुए। तो अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अंबेडकर के पूर्व पीए एनएस काजोलकर को टिकट दे दिया। काजोलकर दलित समुदाय से थे। कांग्रेस की नीति यह थी कि भाई अपने पीए से हार जाएंगे और तो अंबेडकर का राजनीतिक करियर को नुकसान होगा, और हुआ भी यही। नेहरू ने इस सीट पर अंबेडकर के खिलाफ खूब प्रचार किया, जिसकी वजह से अंबेडकर करीब 15,000 वोट से हार गए। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ।
अंबेडकर ने एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने फिर वहां उन्हें हराया। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, आज कहीं आंदोलन होता है तो नेहरू जी, गांधी जी और बाबा साहब की फोटो लगा दी जाती है। तो उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक बाबा साहब अंबेडकर, उनको चुनाव में हराया गया, संविधान सभा में आने से रोका गया। यह स्थिति थी। आजादी के बाद अब तक आप यही सुनते आए होंगे कि नेहरू ने अंबेडकर को देश का कानून मंत्री बनाया। अभी आप सुन रहे होंगे कि कानून मंत्री बने, तो आपको लगा होगा कि क्या नेहरू जी तो कानून मंत्री बनाए कैबिनेट। हमें यह भी बताया गया कि वो नेहरू ही थे जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दूसरे दलों के नेताओं को मंत्री बना दिया। देश के इतिहासकारों ने यही बातें लिखी और प्रचारित भी, कुछ इतिहासकारों, कि भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाने के पीछे नेहरू जी थे। लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर को कानून मंत्री बनाने के पीछे महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका थी। आपके सामने देश की यह पहली कैबिनेट की तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे हुए हैं। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के दखल पर नेहरू जी ने इन दोनों नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल करवाया। महात्मा गांधी के दखल के बाद 1947 में महात्मा गांधी ने यह सलाह दी थी कि नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि आजादी देश को मिली है, कांग्रेस को नहीं मिली। तो देश में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो इस फोटो में ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते, ना बाबा साहब अंबेडकर होते। पाठशाला में अब छत्रपति शिवाजी महाराज की उस तलवार का चैप्टर जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब भी कांपता था। पाठशाला में हमने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का चैप्टर खोला था, लेकिन समय की कमी के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतापी तलवार का पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। अगले साल यानी 2023 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल होने वाले, और इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली। इसी को लेकर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इस समय एक हिंदू प्रधानमंत्री है और उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भारत वापस आ जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हथियारों और तलवारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी 3 तलवारें ऐसी हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं: भवानी तलवार, जगदंबा तलवार और तुलजा तलवार। यही वो 3 तलवारें हैं जिनसे उनके दुश्मन कांपते थे। इन तलवारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने न जाने कितने ही आक्रांताओं को मार गिराया। औरंगजेब भी इससे डरता था। आपको इन तीनों तलवारों की कहानी जाननी चाहिए जो बहुत दिलचस्प है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पसंदीदा तलवार भवानी तलवार, जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया करते। भवानी तलवार के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। भवानी तलवार को लेकर इतिहास में कई बातें कही जाती हैं। उनमें से एक है कि भवानी तलवार के बारे में कहा जाता है कि यह तलवार स्पेन में बनी। 1659 में शिवाजी कोंकण के दौरे पर गए थे। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सैन्य जहाज पर हमला किया। अंबाजी सावंत ने पुर्तगाली सेनापति की तलवार को अपने कब्जे में लिया। बाद में वही तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को उपहार के तौर पर दी, जो उस तलवार से बहुत प्रभावित हुए और तलवार उन्हें बहुत पसंद आई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बदले 300 सोने के सिक्के अंबाजी को दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह तलवार बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए भी इसी तरह की तलवार बनाने का आदेश दिया और इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए। उस जमाने में फ्रांस, पुर्तगाल, डच के अलावा स्पेन ने भी तलवार निर्माण के लिए आवेदन किया, जिसके बाद तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को मिला। स्पेन के टोलेडो शहर में इन तलवारों का निर्माण हुआ। टोलेडो शहर हथियारों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था और वहां हाई क्वालिटी का स्टील मिलता था, जिसके कारण टोलेडो में बनी तलवारें और खंजर दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। छत्रपति शिवाजी पर कई किताबें लिखने वाले इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सच हो सकता है क्योंकि इसके दस्तावेज हैं कि स्टील की गुणवत्ता और तलवार और खंजर डिजाइन करने में कारीगरों की जैसी महारत थी, उसके कारण यह तलवारें स्पेन से मंगाई गई। बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने
लगभग 1 लाख तलवार बनाने का ऑर्डर दिया था उस जमाने, 1 लाख तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो तलवार अंबाजी ने गिफ्ट की थी वही तलवार भवानी तलवार। लेकिन इसके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है। आपको लग रहा हो ना कि भवानी तलवार क्यों पड़ा नाम, भाई तलवार का नाम क्यों? कहानी यह बताई जाती है कि हर साल नवरात्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज शस्त्र पूजन करते थे। तीनों तलवारों को वो मां भवानी की प्रतिमा के सामने रखकर पूजते थे। पूजा करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध अभियान पर निकलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा भवानी तलवार का प्रयोग करते थे। मां भवानी के सामने इसकी पूजा के कारण ही इसका नाम भवानी तलवार पड़ा था, यह कहा जाता है। भवानी तलवार विदेश में बनी थी और इसमें बहुत सारी खासियतें थी। भवानी तलवार 1100 ग्राम की थी, मतलब 1 किलो 100 ग्राम, और शुरू से आखिर तक एकदम सीधी तलवार। भवानी तलवार की लंबाई 4 से 4.5 फीट थी और यह 2धारी तलवार थी, यानी दोनों तरफ से इसका प्रयोग किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार की भी अलग कहानी। ये तो भवानी तलवार के बारे में बताया, अब जगदंबा तलवार के बारे में सुनिए। यही वो तलवार है जो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी गई है, जिसे वापस लाने की बात अभी बता रहा था। जगदंबा तलवार भी छत्रपति शिवाजी महाराज को स्पेन से मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार बनाने का ऑर्डर स्पेन को दिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो इस ऑर्डर से स्पेन के राजा बहुत खुश हुए। स्पेन के राजा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक खास तलवार बनवाई, जिसमें हीरे, मणिक और कीमती रत्न जोड़े गए। इस तलवार का छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगदंबा रखा था। जगदंबा तलवार का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, जिसमें तलवार के हैंडल का वजन 400 ग्राम और ब्लेड का वजन 800 ग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध जगदंबा तलवार भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंची? आपके मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य पर उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। इनमें से एक है शिवाजी द 4th यानी चतुर्थ। इस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे। साल 1817 तक मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। शिवाजी 4 कोल्हापुर में के करवीर में रहते थे। उनको करवीर का छत्रपति कहा जाता है। उस माहौल में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड 7 भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स को पुराने हथियार जमा करने का शौक था और उन्होंने शिवाजी की तलवार समेत कुछ हथियार शॉर्टलिस्ट की कि उनको चाहिए। प्रिंस ऑफ वेल्स ने शिवाजी चतुर्थ को मुंबई बुलाया और मजबूर किया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार उन्हें गिफ्ट कर दे। प्रिंस ऑफ वेल्स ने उस समय जितने हथियार जमा किए थे उनकी लिस्ट लंदन में छपी, जिसमें जगदंबा तलवार का भी जिक्र है और लिखा है रिमेन्स ऑफ शिवाजी। लिखा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। तो इस तरह से जगदंबा तलवार ब्रिटेन पहुंच गई। लंदन में ब्रिटेन के शाही म्यूजियम में यह तलवार आज भी रखी हुई। जगदंबा तलवार को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग पहले भी की जा चुकी, लेकिन ब्रिटेन ने यहां चालबाजी दिखाई। उसका भी इतिहास आपको बता देता हूं। 1980 से 1982 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री AR अंतुले थे। उस समय भी जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग की गई। उस समय ब्रिटेन में रखी जगदंबा तलवार को कुछ लोग भवानी तलवार भी बताने लगे। ब्रिटेन ने भी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया। कहा कि भवानी तलवार तो पहले से भारत में है, तो ब्रिटेन में रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार क्यों भारत को दी जाए। इस तरह ब्रिटेन ने उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस करने की मांग नहीं मानी। हालांकि सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जगदंबा तलवार को वापस लाने की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी भारत के हिंदू गौरव का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को वापस लाने की डिमांड काफी समय से हो रही है। अब ब्रिटेन में एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो समझेंगे कि हिंदू गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत के लिए क्या महत्व है और उनकी तलवार का क्या महत्व है, और इसलिए जगदंबा तलवार को वापस लाया जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार और उनकी सैन्य रणनीति का कमाल ही था कि औरंगजेब भी उनसे खौफ खाता था। औरंगजेब ने खुद यह बात कही थी कि मेरी सेनाएं सालों से शिवाजी के पीछे पड़ी हुई, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रही, लेकिन इसके बाद भी शिवाजी की ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। यह औरंगजेब कह रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि इतने साल से लड़ रहा हूं लेकिन इनकी ताकत घट नहीं रही, बढ़ रही। ब्रिटेन में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार ही नहीं है, बल्कि भारत की ऐसी कई चीजें हैं जो बेशकीमती हैं और जिनका ऐतिहासिक महत्व है। जैसे कोहिनूर हीरे के बारे में भी आप जानते हैं, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मुकुट में लगा हुआ। यह हीरा भी भारत का ही है भाई। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो आजादी से पहले अंग्रेज लूट कर भारत ले गए। नासिक डायमंड, यह डायमंड 1817 में अंग्रेज भारत से लूटकर ब्रिटेन ले गए। यह हीरा उस समय 89 कैरेट का था, लेकिन अब इसका वजन 43 कैरेट रह गया। तेलंगाना के गोलकोंडा का यह हीरा उस समय दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा। महाराजा रणजीत सिंह सिंहासन, पंजाब के सिख महाराज रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। सोने का सिंहासन है। साल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ युद्ध के बाद यह सिंहासन अंग्रेज ब्रिटेन ले गए। मतलब ये भी लुटेरे कम नहीं थे, राज भी किया, शासन भी किया, लूट लूट के भी ले गए। सिंहासन के साथ महाराजा रणजीत सिंह की पोशाक जो अभी आप देख रहे हैं, उनके हथियार भी इसी म्यूजियम में रखे हुए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यह भी वहां अंग्रेजों ने रखी हुई। बुद्ध की यह प्रतिमा 2 मीटर से ज्यादा लंबी और 500 किलो से ज्यादा वजनी है। 1862 में रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने इसकी खोज की। यह प्रतिमा भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके से मिली थी, इसलिए इसे सुल्तानगंज बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह प्रतिमा ब्रिटेन के बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई। अमरावती मार्बल, अमरावती मार्बल 120 कलाकृतियों और शिलालेखों का संग्रह है। यह 100 ईस्वी से भी पुराना है। 1859 में मद्रास में खुदाई के दौरान अंग्रेजों ने इसकी खोज की थी और इसी साल इस शानदार कलेक्शन को ब्रिटेन भेज दिया गया। आज भी यह कलेक्शन लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। शाहजहां का वाइन कप, यह वो कप है। मुगल बादशाह शाहजहां अपने ऐशो आराम के लिए मशहूर था। शाहजहां ने 1657 में इस वाइन कप को अपने लिए बनवाया था। यह देखने में बेहद शानदार है। यह वाइन कप भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। टीपू सुल्तान की अंगूठी, अंगूठी तक नहीं छोड़ते थे अंग्रेज। टीपू सुल्तान की अंगूठी भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। दावा किया जाता है कि अंगूठी पर देवनागरी भाषा में राम लिखा हुआ, जो अभी आप देख रहे हैं वो देखने में लग रहा है कि राम। भारत से लूटा हुआ कितना सामान ब्रिटेन में है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रिटेन के संग्रहालयों में सांस्कृतिक महत्व की 71 कलाकृति, 60 ऐसे सामान हैं जो हिंदुत्व से संबंधित हैं, 16 बुद्धिज्म से और 9 का संबंध जैन धर्म से। भारत पर शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा। एक अनुमान के मुताबिक अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 45 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए। इतना लूट कर ले गए अंग्रेज। उसके बाद भी जो पहला चैप्टर बता रहा था कि नेहरू जी ने अगर ढंग से चीजें कर ली होती तो हम फिर से खड़े हो जाते बहुत पहले। खैर, पाठशाला में अब उन 800 करोड़ लोगों की बात जिनके खाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े देशों से भिड़ने को तैयार हो गए। दुनिया के 20 बड़े देशों के ग्रुप यानी G20 की समिट इंडोनेशिया के बाली में चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। G20 की मीटिंग पर इस वक्त दुनिया भर की नजर है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े नेता ऐसे समय में एक मंच पर मिलने वाले हैं जिस समय यूक्रेन युद्ध से दुनिया की हालत खराब है। क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता जा रहा है पूरी दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। यूरोप अमेरिका में लोगों का महंगाई से बुरा हाल है। गरीब देशों के लिए खाने का संकट है। हमारे यहां आज ही फिर डेटा आया, महंगाई कम हो गई है, वहां महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर युद्ध चलता रहा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कल G20 के नेता एक मंच पर दिखेंगे और आपको जानना चाहिए कि कल ही दुनिया की आबादी कितनी होने वाली है, आपको पता है? सुनकर कान से धुआं फेंक देगा। कल जब मैं आपके पास होऊंगा पाठशाला में, तो दुनिया की जो आबादी है वो आबादी हो चुकी होगी 800 करोड़।
800 करोड़ लोग दुनिया में हो चुके होंगे। इसको अगर फिगर में लिखिएगा तो 8 और फिर 9 जीरो लगाइए, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। यह है दुनिया की आबादी जो कल होगी। 800 करोड़ लोग दुनिया में हो जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधन जुटाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है। कोरोना से लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा खतरा पहले से ही मौजूद है। इन चुनौतियों के बीच बड़े देशों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इन देशों का हाल यह है कि चीन जैसा देश ताइवान को धमका रहा है और युद्ध का माहौल बना रहा है। अमेरिका जैसा देश यूक्रेन को उकसा रहा है और रूस से भिड़वा रहा है। ये लोग अपनी छोटी सोच से उबर नहीं पा रहे। देश बड़े हैं लेकिन सोच छोटी है, और इसीलिए भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है इस G20 समिट। G20 दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप है भाई। G20 को अगर आप ऐसे समझें कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट समिट हो जाता है जिस G20 की बात कर रहे हैं, दुनिया की आबादी के हिसाब से देखिएगा तो दुनिया की 60% आबादी इन G20 देशों में, 60%। एरिया जो दुनिया का है वो ये देश G20 देश 52% एरिया जो है दुनिया का कवर करते हैं। और ग्लोबल जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी, इसमें इन G20 देशों का हिस्सा कितना आपको पता है? 80% हिस्सा। और इंटरनेशनल ट्रेड का 75% इन्हीं G20 देशों के बीच होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यह मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और G20 में कौन कौन देश आते हैं वो सुन लीजिए, ये सब पता रहना चाहिए। G20 सुन रहे हैं। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपीय यूनियन, और इसी में से इंडोनेशिया में बाली में इस बार समिट हो रहा है। G20 समिट में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने बताया कि वहां भारत का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर G20 नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें ग्लोबल ग्रोथ, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मुद्दे अहम हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एकदम पैक्ड है, जैसा अमूमन उनके कार्यक्रम में होता है। प्रधानमंत्री मोदी को करीब 45 घंटे में 20 कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। 45 घंटे में 20 कार्यक्रम, जिसमें कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी 3 सेशन में हिस्सा लेंगे। एक फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर होगा, दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा और तीसरा हेल्थ पर होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर्स के साथ ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मतलब 45 घंटे में ताबड़तोड़ मीटिंग्स। G20 समिट में जिन जिन मुद्दों को भारत उठाने वाला है उसमें एक बड़ा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी उठाने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी। अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है, चीन ताइवान से भिड़ रहा है, ब्रिटेन में हालत खराब है, यूरोपीय यूनियन में मंदी के आसार हैं। भारत एजेंडा लेकर गया है, पीएम एजेंडा लेकर गए हैं कि ये सब छोड़ो यार, ये 800 करोड़ जो हो रहे हैं इनको खाना दो। जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, अब 800 करोड़ को राशन देने की बात करो। बढ़ती आबादी और यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में खाने का संकट हो गया है, भूखमरी जैसे हालात हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 50 देशों में सीधे तौर पर खाने का संकट हो गया है। 10 देश तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के। ये देश 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मंगवाते हैं। इसी तरह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC में शामिल देश 90% गेहूं इंपोर्ट करते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित है और इन देशों में खाने का संकट बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एजेंडा लेकर गए हैं बात करने कि तुम तो लड़ रहे हो, लेकिन ये किससे लड़े? खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी, या यूं कहें कि खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया को भारत ही सही दिशा दिखा सकता है, क्योंकि भारत ही वो इकलौता देश है जिसने कोरोना में 2.5 साल से ज्यादा तक
80 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना पर 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया। कोरोना में भारत ने राशन वितरण प्रणाली से एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंट्रोल किया। दुनिया से गरीबी और भूखमरी को कम करने का अनुभव भारत के पास है और यही अनुभव लेकर नरेंद्र मोदी गए हैं। यह भारत ही है जिसमें संकट में फंसे श्रीलंका, अफगानिस्तान को अनाज भेजकर मदद की। इसी तरह भारत दुनिया की मदद कर सकता है। भारत के प्रयासों की वजह से ही साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। मोदी सरकार चाहती है कि लोगों को मिलेट्स यानी बाजरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले और हर देश इलाके के लोगों में इस न्यूट्रिएंट रिच फसल को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि दुनिया में अनाज संकट खत्म हो सके, कम हो सके। और यही वो एजेंडा है जो नरेंद्र मोदी लेकर गए हैं कि 800 करोड़ लोगों के खाने की बात करो यार। किस जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, एक दूसरे का खून बहा रहे हो, लोग मर जाएंगे भूखे। और इसलिए G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी का वहां होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ और हिस्से जैसे जैसे वहां से डिटेल्स आएंगी आपको पाठशाला में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 फिर अटेंडेंस, फिर मुलाकात।